बच्चों हम लोगों ने यहां तक समझ लिया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं और इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो डेंसिटी है। डेंसिटी की हेल्प से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कल एक फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव होते हुए देखा, दैट वाज परसेंटेज W बाय V इक्वल टू डेंसिटी इनटू परसेंटेज W बाय W, ये आपने देखा। बच्चों मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूले आपको बता रहा हूं जो डायरेक्टली हमारे इस टर्म्स के लिए यूज हो सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको 10 चीजें निकालना पड़ जाएंगी एक ही न्यूमेरिकल के लिए, तो मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूं जिनकी हेल्प से आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, दैट इज परसेंटेज W बाई V इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज W बाई W। यहाँ पर डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। बाकी कुछ और फॉर्मूले जैसे कि मोलैरिटी, कैपिटल M जो है बेटा ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी इक्वल टू बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आप तब फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब आपके पास परसेंटेज W बाई V की बात कर रहा हो, या परसेंटेज W बाई W अगर आपको दिया हुआ है तो पहले आप परसेंटेज W बाई V निकाल सकते हो, उसके बाद आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। यहां पर mm ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। थर्ड बेटा जो फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई V, और आप इसकी जगह परसेंटेज W बाई की जगह बेटा डेंसिटी इंटू परसेंटेज W बाई W आप लिख सकते हो अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये आपके पास थर्ड स्पेशल फॉर्मूला है जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फोर्थ स्पेशल फॉर्मूला बेटा है हमारे पास मोलैलिटी, स्मॉल m जो है बेटा इट इज मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक फॉर्मूला है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन बताता है ये फॉर्मूला, that is 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity into molar mass of solute which is equal to molality. And the last formula ये भी आप यूज कर पाओगे कि molality equal to mole fraction of solute upon mole fraction of solvent into 1000 upon molar mass of solvent, upon molar mass of सॉल्वेंट। ये बेटा कुछ स्पेशल फॉर्मूले हो गए जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। हाँ सर ये फॉर्मूले आपके नोट्स में दिए हैं? हाँ बेटा दिए हैं ये फॉर्मूले, कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको नोट्स में। देखो अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन समझ लीजिए बेटा, डाइल्यूशन में क्या होगा, देखो डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। सर हाँ सर आपके नोट्स में वो नोट करके वो चीज दी हुई है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x, तो सर वो वाली चीज एक बार समझा दीजिए बेटा। मैं फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कल एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था कि सॉल्वेंट का
मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है वो उन दोनों का सम जो है वो कितना आता है, 1 आता है। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन अगर दो चीजों का मिलकर के 1 हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन, पहली बात तो क्वांटिटी है तो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, और ये क्वांटिटी जो है वो 1 से ऊपर भी नहीं आ सकता है फ्रैक्शन, क्योंकि जब दो चीजों का मिलकर के 1 हो रहा है तो सिंगल का तो 1 नहीं आ सकता है। हाँ, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 और अगर 1 हमें मिलता है, जैसा कि मैंने ये लिखा कि मोल फ्रैक्शन अगर 0 है तो समझ जाएंगे कि वहां पर वो सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई किसी ऐसे कंटेनर के अंदर मान लीजिए ए बी सी, अगर मुझसे डी का मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो मैं डायरेक्टली कहूंगा 0, और अगर किसी कंटेनर के अंदर ओनली ए भरा पड़ा है तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो होगा 1। तो ये मीनिंग होते हैं मोल फ्रैक्शन 0 और 1 के। 0 का मीनिंग क्या है कि वो सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट नहीं था, और 1 का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट था। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन 0 एंड 1। ये लिखा है वो नोट, क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, देखो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन फॉर्मूला। ध्यान से समझो बेटा, डाइल्यूशन का जो मीनिंग है क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। सॉल्वेंट की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाओगे, सॉल्यूशन और ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, ध्यान से समझिए कि मान लीजिए एक कंटेनर आपके पास था, उस कंटेनर के अंदर दो चीजें भरी पड़ी थी, Na और Nb। ये Na-Nb क्या है बेटा? Na है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Nb जो है वो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। बेटा मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम था B1 और इसकी वजह से जो मोलैरिटी आ रही थी दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास इसकी मोलैरिटी M1 थी, ये हो रहा था। बट आपने क्या किया, आपने इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। आफ्टर डाइल्यूशन देखो क्या होगा बेटा, डाइल्यूशन में क्या होगा, जब आप डाइल्यूट करोगे तो इसको आपने इसके अंदर Nb की क्वांटिटी और बढ़ाई, मतलब Nb के मोल्स बढ़ाना स्टार्ट किए, तो Na जो थे सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो उतने ही होंगे, बट सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे अब वो Nb डैश हो चुके होंगे, जो कि Nb डैश जो है Nb से ग्रेटर है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया, आप सॉल्वेंट मिलाते जा रहे हो, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो जितनी क्वांटिटी में थे वो उतने ही रहेंगे, दैट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। कौन चेंज होगा बेटा? हमारे पास चेंज क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल एज इट इज भरे पड़े हैं। अब वॉल्यूम इसकी वजह से, सॉल्वेंट के पार्टिकल के आने की वजह से वॉल्यूम हो चुका है V2, और इसके आने की वजह से इसकी मोलैरिटी हम लोग मान लेते हैं कि अब मोलैरिटी हो चुकी है M2। तो मोलैरिटी जो होगी बेटा, मोलैरिटी के लिए आप कह सकते हो दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज V2। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें एक चीज चेंज नहीं हुई है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं यहां से कहूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 1, और यहां से बेटा मैं कहूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 2, तो बेटा दोनों को अगर आप ध्यान से समझो तो दोनों के दोनों किसकी इक्वल है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर इसको और डाइल्यूट करोगे तो नई मोलैरिटी और नया वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो चलता चलेगा, यानी कि जो हमारे पास मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है इन केस ऑफ डाइल्यूशन दैट विल बी कांस्टेंट। क्यों? ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम और मोलैरिटी का
जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये फिक्स होगा, क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम जो है ये इसका मल्टीप्लिकेशन हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स या सॉल्यूट के मोल्स के बारे में बात करेगा, जो कि चेंज नहीं हो रहे। चेंज क्या हो रहा है? ओनली सॉल्वेंट चेंज हो रहा है, सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बच्चों समझ में आ गया कि मैंने कैसे कहा M1V1 इक्वल टू M2V2? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्लियर है ये हाँ सर। सभी को? यश कुशवा? यस सर, क्लियर है। ऋषिका गौर? देखो, तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आपने मोलैरिटी देखा, तो बेटा डाइल्यूशन के केस में तो नॉर्मेलिटी की भी इक्वेशन बन सकती है। क्या? N1V1 इक्वल टू N2V2। क्यों? क्योंकि ये भी तो बेटा नॉर्मेलिटी जो है, ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंस तो चेंज नहीं होंगे, आप डाइल्यूट करते रहोगे तो ग्राम इक्विवेलेंस यानी कि सॉल्यूट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, N1V1 N2V2 ये होता रहेगा। तो जैसे आपने नॉर्मेलिटी की इक्वेशन के बारे में सोचा, इन सिमिलर वे वी कैन से N1V1 जो है वो N2V2 के इक्वल हो जाएगा। तो बिफोर और आफ्टर एक चीज सेम रहती है डाइल्यूशन के केस में, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये चेंज नहीं हो रहे, ओनली सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ने से उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जिस वजह से नॉर्मेलिटी जो है चेंज हो जा रही है। जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट मिलाओगे उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों जो भी हैं, ये दोनों के दोनों उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होते जाएंगे, because molarity is inversely proportional to the volume of solution. That's why अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे मोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअसली। बट जितने बार भी आप किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर लो, उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। एक और कॉन्सेप्ट समझो बेटा, that is molarity of mixing. Molarity of mixing. मिक्सिंग की मोलैरिटी ध्यान से समझो बच्चों। ऐसा मान लो कि ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है। इसके अंदर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन 1 भरा पड़ा है, इसमें कोई सॉल्यूशन 2 भरा पड़ा है, इसमें कोई सॉल्यूशन 3 भरा पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M2 और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M3। इन तीनों की अलग अलग मोलैरिटी है। इनके सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है, इसका V1 है, इसका V2 है और इसका वॉल्यूम है V3। और इनके जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कि अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तीनों के, तो सॉल्यूट के इसके मोल्स हैं N1, इसके सॉल्यूट के मोल्स हैं N2 और इसके सॉल्यूट के मोल्स हैं N3। ये सॉल्यूट के मोल्स हैं, ये सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स हैं, ये सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स हैं। तो बेटा अगर मैं इनको किसी कंटेनर में उठा करके डाल दूं, किसी नए कंटेनर में इन तीनों सॉल्यूशन को मैं अगर डाल दूं, तो ये सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग मोलैरिटी होगा MR, रिजल्टिंग मोलैरिटी। तो बेटा कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है वो तीनों की मोलैरिटी का सम नहीं होगा, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड करते बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन मास।
ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास डिपेंडेंट नहीं है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप ये कह सकते थे कि इनके जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के, इनको ऐड किया जा सकता है। अगर मैं इसमें देखूं, वॉल्यूम भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है भाई। अगर मैं इसमें का फाइनल वॉल्यूम बोलूं तो आप कहोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इसका नेट वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि तीनों के वॉल्यूम जब आप डाल दोगे तो नेट वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का ये हो जाएगा। जब मैं अगर इसमें कहूंगा कि टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स सॉल्यूट के, तो आप कहोगे दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि इस सॉल्यूशन का रिजल्टिंग का मोलैरिटी क्या होगा, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी बेटा होगा MR, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लगाएंगे बेटा हम लोग, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने होंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2 प्लस V3। एक तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन प्लेस ऑफ N1 आई कैन राइट M1 इंटू V1। भाई इस सॉल्यूशन के अंदर जो मेरे पास, मुझे पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसकी इक्वल होते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के। तो जब ये 1 है तो ये आपके पहले सॉल्यूशन के लिए हो गया, 2 के लिए M2V2 और 3 के लिए बेटा N3 इक्वल टू कितना हो जाएगा M3V3। तो यहां से आप कह सकते हो कि इट विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। इन प्लेस ऑफ N1 N2 N3 अगर ये वैल्यू पुट कर दोगे तो रिजल्टिंग मोलैरिटी का ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। आ गया समझ में क्या बच्चों आपके? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। देखो, तो ये आपने समझ लिया कि हमारे पास जो मोलैरिटी की इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2, एंड नॉर्मेलिटी की जो इक्वेशन होती है इन केस ऑफ डाइल्यूशन इट इज N1V1 विच इज इक्वल टू N2V2। इसी तरह से बेटा मिक्सिंग की मोलैरिटी निकालने का जो तरीका आपने सीखा वो क्या सीखा कि हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटीज को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटीज को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग उनके सॉल्यूट के मोल्स को ऐड करेंगे, उनके वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे। अब एक बात और बेटा, मान लीजिए इसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूं, यहां पर एक नया कंटेनर लेकर के आऊं और ये कंटेनर जो है अपने अंदर एक सॉल्वेंट को भरे पड़े। इस सॉल्वेंट का वॉल्यूम है V4, इसके कोई पार्टिकल्स हैं, इसके जो मोल्स हैं वो है हमारे पास N4। तो अगर इसको भी इसमें ऐड कर दिया जाए तब उस केस में जो इसकी मोलैरिटी होगी बेटा, उस केस में इसकी मोलैरिटी होगी M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब आपके मन में आया होगा सर M4 V4 क्यों ऐड नहीं किया? क्यों बेटा, ऊपर जो है हम लोग किसको लेते हैं, सॉल्यूट के मोल्स को। मैंने आपसे क्या बोला, ये कंटेनर किसकी तरह वर्क कर रहा है, इसके अंदर भरा पड़ा जो सॉल्यूशन है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेटा आपसे सॉल्वेंट ऐड कराए तो सॉल्वेंट के लिए बेटा हम लोग ओनली उसका वॉल्यूम ऐड करेंगे, ना कि उसके मोल्स। उसके मोल्स ऐड नहीं करेंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे बेटा, ओनली उसका
वॉल्यूम। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट या कोई डाउट है? क्लियर है सर। Yes, sir. ओके। अब मैं जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन बेटा ये है कि आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन भरा पड़ा है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है वो है 30 मोलर। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है वो कितना है? 30 मोलर। और इसका वॉल्यूम जो है वो इसका वॉल्यूम है 5 लीटर। आपने इसमें एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया और सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 7 लीटर हो चुका है। आपसे पूछ रहा है कि अब सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? बताओ बेटा क्या होगी? M1V1 equal to M2V2। सॉल्व करके बताओ। हाँ सर। टू पॉइंट वन 2.1 M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 30 इंटू 5 ये निकालना है, कितना हो जाएगा ये? 150 अपॉन 7 सर 21 पॉइंट 20.1। 20.1 होगा ना? 150 है, 15 नहीं है। 15 को पहले डिवाइड कर लो, फिर 10 से मल्टीप्लीकेशन कर लो। 21.4 आएगा सर आंसर। 21.4 आएगा। 10 बच रहा है, पॉइंट लगा दिया आपने। ट्वेंटी 20.4 कैसे आ रहा है? सर 21.4 21.4 बोल रहा है सर। हाँ 21.4, ठीक है ठीक है, 21.4। इसी तरह से एक और सिंपल सा क्वेश्चन दूं। अच्छा ये क्लास अभी खत्म हो जाएगी तो मैं फिर से लिंक भेज दूंगा, ठीक है? फिर से ज्वाइन कर लेना। देखो ये कंटेनर है,